सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। उसका डेफिनेशन, उसका बैक्टीरिया कौन सा इन्वॉल्व होता है, उसका पैथोलॉजी, उसका डायग्नोसिस, उसके साइंस एंड सिम्टम्स, उसके स्टेजेस और उसके ट्रीटमेंट भी। तो अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एट द एंड आपको जो मैं नोट्स में से पढ़ाऊंगी उसके नोट्स आपको एट द एंड इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप वो रिफ़र कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। बट अभी आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है जो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। नोट्स बनाने में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो सबसे पहले तो ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, ये होता क्या है? So it is a contagious bacterial infection that mainly involves the lungs but may spread to other organs. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस मीन्स बहुत ईजिली स्प्रेड होने वाला डिजीज़ है, बहुत ही ईजिली स्प्रेड हो जाता है। अगर मान लो कोई भी पेशेंट है, टीबी का पेशेंट है, कोई भी दूसरा हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन बींग उससे कांटेक्ट में आता है, तो अगर उसका सलाइवा भी उस पर उसका सलाइवा या फिर उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ये सब के कांटेक्ट में आने से भी ये जो है बहुत ईजिली जो टीबी है ये स्प्रेड होता है। ठीक है, तो नॉर्मली लाइक सलाइवा या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ये सब बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही कॉन्टेजियस होते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में। ठीक है, तो टीबी का जो पेशेंट है, अगर आप उससे कांटेक्ट में आते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत इजीली ये स्प्रेड हो सकती है। ये टीबी जो है, ये पर्टिकुलर जो मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो अभी करता कौन है ये टीबी जो है, ये एक्चुअली में कॉज किससे होता है? सो इट इज़ कॉज बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और ट्यूबरकुलर बैसिलस। ये जो है पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो ये टीबी कॉज करता है। तो ये होता है क्या? सबसे पहले तो ये तो है एक रॉड शेप बैक्टीरिया, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है एक रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, इसका जो सेल वॉल होता है इट इज़ वैक्सी। ठीक है, वैक्सी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ एसिड फास्ट। ठीक है, तो जब भी आप कभी इसको जेड स्टेन जो होता है, जील्ड इंस्टेंट स्टेन जो होता है, उससे आप इसको स्टेन करोगे तो एकदम ही ब्राइट रेड कलर के दिखेंगे ये पर्टिकुलर माइकोबैक्टीरियम, ये पर्टिकुलर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ठीक है, बिकॉज इट इज़ एसिड फास्ट। सो जील्ड इंस्टेंट स्टेन जो जेडन स्टेन जो होता है, ठीक है, उसमें इसको स्टेन करने से ब्राइट रेड कलर देता है पर्टिकुलर ये बैक्टीरिया। और क्या होता है, इसका जो सेल वॉल होता है वो बहुत हार्ड होता है, और इसके कारण दिस रेजिस्ट द वीक डिसइंफेक्टेंट्स। जो वीक डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं ये उसको रेजिस्ट कर देता है, यहाँ तक कि इट कैन सर्वाइव ऑन ड्राई सर्फेसिस बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड सेल वॉल। ठीक है, जो उसका कोई भी ड्राई सर्फेस में होगा वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाएगा। तो वैक्सी सेल वॉल बिकॉज ऑफ माइकोलिक एसिड, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ एसिड फास्ट। तो जील्ड इंस्टेंट स्टेन में, जेडन स्टेन में वो क्या देगा? ब्राइट रेड कलर, और हार्ड सेल वॉल है तो उसके कारण इट रेजिस्ट द वीक डिसइंफेक्टेंट्स। अब क्या है, एंट्री कैसे होती है भाई इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की हमारे बॉडी के अंदर? हाँ, एक और चीज़, ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है ये एरोबिक है, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव। ठीक है, ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे अब आगे डिस्कस करेंगे कि भाई ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसकी एंट्री कैसे होती है और पैथोलॉजी क्या है। तो सिंपल से आप सोचो कि मान लो कोई भी टीबी का पेशेंट है, उसके कांटेक्ट में कोई भी हेल्दी पर्सन आया, ठीक है, उसका सलाइवा, उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मैंने पहले ही कहा कि ये दोनों क्या है, ये इनसे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है वो सलाइवा के कांटेक्ट में कोई आया है, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग, तो क्या होगा? तो जो भी बैक्टीरिया होंगे वो क्या होंगे, वो उसके उसके जो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग है उसके लंग्स में जाएगा। लंग्स में कहाँ से जाएगा? ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया से कहाँ जाएगा? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एंड देन एल्वुलर सैक में। मेन तो फंक्शन कहाँ होती है भाई, यहाँ पे दिक्कत कहाँ से आती है? जब जो बैक्टीरिया है वो एल्वुलर सैक में चला जाता है तब मेन दिक्कत आती है। क्योंकि मेन आपको, अगर मैंने पिछली वीडियोस देखी हो उसमें मैंने बताया था कि ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया के अंदर ये मान लो कि उसकी लेयर है, उसके ऊपर होते हैं सेल्स जिसको हम बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स। सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं, कहाँ पे? हमारे ट्रैकिया में लाइन करते हैं। फिर यहाँ पे होती है इसके स्मूथ मसल्स। ठीक है, और जो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स है ये हमारे इन पर्टिकुलर ट्रैकिया के पास, इनके बीच बीच में गॉबलेट सेल्स भी होते हैं। ठीक है, और गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं? म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई। क्या आ गया? पहले तो सीलिया था इधर, और क्या था? म्यूकस था।
ठीक है। तो ये सब ये एक्चुअली क्या है, प्रोटेक्शन करते हैं। मान लो कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकुलर बैक्टीरिया आते हैं तो ये सीलिया और जो म्यूकस है, म्यूकस के अंदर ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो भी आएगा वो ट्रैप हो जाएगा और फिर वहाँ से उसको क्लियर कर बॉडी में से हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या फिर सलाइवा के थ्रू मान लो कोई भी बैक्टीरिया अंदर आता है, फॉर एग्जांपल दिस माइकोबैक्टीरियम, सो मोस्टली द बैक्टीरिया गेट्स ट्रैप्ड इन द म्यूकस एंड देन इट इज क्विकली क्लियर्ड, बॉडी में से हट जाते हैं। ठीक है। बट अगर किसी तरह से ये यहाँ से करके alveoli तक चले गए, ठीक है, इफ़ दे एंटर इनसाइड द alveoli, तो फिर दिक्कत चालू हो जाएगी। क्या होगी? सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वीडियोज़ में कि ये जो ट्रैकिया, ये जो alveoli होता है, alveoli जो होता है, alveoli के अंदर होते हैं alveolar मैक्रोफेजेस। ठीक है। ये मान लो आपका alveoli है। Alveoli is lined by two types of cells, that is pneumocyte 1 and pneumocyte 2 cells. Pneumocyte 1 जो होती है वो लाइन करती है इसको, और लीमोसाइट 2 जो होती है, नीमोसाइट 2, इट प्रोड्यूसेस द सर्फेक्टेंट। और इसके यहाँ पे alveoli के अंदर होते हैं मैक्रोफेजेस। जो alveolar मैक्रोफेजेस होते हैं उनका काम क्या होता है कि भाई कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रही है उसको एनगल्फ करके हटा देना। सो दिस एंटर, इफ इट इज एंटर इनसाइड द alveoli, द पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो होंगे वो इट इज़ एनगल्फ्ड बाय द alveolar मैक्रोफेज। जो मैक्रोफेजेस होंगी, ये मान लो ये बैक्टीरियाज है, ठीक है, दिस आर द बैक्टीरियाज, दिस इज द MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियाज है alveoli के अंदर आए, जो मैक्रोफेजेस होंगे वो इनको एनगल्फ कर लेंगे, खा लेंगे। ठीक है। एनगल्फ कर लिया तो क्या बनाएंगे? फेगोसोम्स बनाएंगे। ठीक है। और फेगोसोम्स नॉर्मली, अब इस कंडीशन में मत देखो, नॉर्मली क्या होता है कि मैक्रोफेजेस, मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल को जब वो एनगल्फ करता है, फेगोसोम बनाता है, फिर फेगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि फेगोसोम और लाइजोसोम्स जो हमारे मैक्रोफेजेस के जो सेल्स के अंदर होते हैं, लाइजोसोम्स जो पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके एकदम ही ख़त्म कर देते हैं फेगोलाइसोसोम्स फॉर्मेशन करके। ठीक है। तो वो जो है वो नॉर्मली सेल्स में होता है, फेगोलाइसोसोम प्रोड्यूस होता है, ताकि जो ये एनगल्फ हुआ है वो एनगल्फ होके लाइसोसोम के कांटेक्ट में आके वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो डाइजेस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है। फिर डाइजेस्ट हो जाए। बट इस केस में नॉर्मली ये चीज़ होती है, नॉर्मली क्या होता है, एनगल्फ बाय द alveolar मैक्रोफेजेस, फिर फेगोसोम जो है वो लाइसोसोम के कांटेक्ट में आके क्या करेगा, पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। बट टीबी के केसेस पे क्या होता है, वो टीबी जो बैक्टीरिया है यहाँ पे, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है यहाँ पे, वो क्या करेगा, वो कुछ स्पेशल प्रोटीन्स रिलीज करेगा। और जो बैक्टीरिया जो है, बिकॉज दे रिलीज सम स्पेशल प्रोटीन्स, उसके कारण क्या होता है, जो फेगोसोम और लाइसोसोम का जो मिलन होता था पहले, वो मिलन नहीं हो पाएगा। ये फेगोसोम है, ठीक है, और ये लाइसोसोम है हमारे मैक्रोफेजेस के अंदर, दिस इज व्हाट, दिस इज द लाइसोसोम। ठीक है। तो इन दोनों का नॉर्मली जो बाकी जो फॉरेन पार्टिकल्स आते थे, एनगल्फ होता था, तो इन दोनों का मिलन होता था और बनता था फेगोलाइसोसोम। तो यहाँ पे इस टीबी की कंडीशन में ऐसा नहीं हो पाता, बिकॉज जो बैक्टीरिया है वो कुछ प्रोटीन्स रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से फेगोसोम और लाइसोसोम ये दोनों मिक्स नहीं हो पाते, ये दोनों ऐसे ही रह जाते हैं, मिक्स नहीं हो पाते। इसकी वजह से क्या होगा कि जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो मैक्रोफेजेस के अंदर ही रह जाएंगे और वो डाइजेस्ट नहीं, मीन्स वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएंगे अगर हम बोले तो। ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, द बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर जाएगा इनसाइड द मैक्रोफेजेस, और प्लस इट प्रोलिफरेट्स। उसके कारण क्या होगा, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होगा। तो ये था अबाउट द बेसिक पैथोलॉजी कि भाई अगर जब एंटर होती है बैक्टीरिया तो वो कैसे बच जाती है, हमारे इम्यून सिस्टम से कैसे बच जाती है, कैसे उसको चकमा दे देती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्या था, ये हो गया कि लाइक हमारा ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया था वो बच गया। अब वो क्या कर रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है, जो मैक्रोफेजेस है उसके अंदर वो जिंदा बच गया, उसने उसको चकमा दे दिया। तो अब क्या होगा, अब वो पेशेंट को क्या होगा, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस होगा। अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हो सकती है देखा जाए तो। ठीक है। ये पहली चीज़ है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कि साइंस ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर एक्सपोजर, मीन्स बॉडी में जब भी बैक्टीरियाज आए हैं तो उसके 1 से 2 वीक के अंदर वो पेशेंट को साइंस और सिम्टम्स आना चालू हो जाएंगे, मीन्स माइल्ड फ्लू या माइल्ड इलनेस आना चालू हो जाएगा। वैसे तो ये एसिम्टोमेटिक होता है, ठीक है, बट माइल्ड फ्लू और माइल्ड इलनेस जो है वो पेशेंट को आना चालू हो जाएंगे, दैट इज द प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। एक और 2 और पॉसिबिलिटीज़ है, हो सकता है कि मान लो कि वो पेशेंट की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है,
तो हो सकता है कि इम्यून सिस्टम में ही वो किल हो जाए वो पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है वो, या तो ये भी हो सकता है कि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है वो लेटेंट फेज में चला जाए। अभी लेटेंट फेज क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि क्या है कि प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, मतलब कि जो बैक्टीरिया है जो वो मैक्रोफेज के अंदर जिंदा बच गया। अब वो आगे क्या करेगा, वो आगे आगे उत्पात मचाएगा। कौन सा उत्पात मचाएगा, तो कोई प्राइमरी टीबी है, सबसे पहले तो ये होता है कि मैंने आपको बताया कि साइंस ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर एक्सपोजर, एसिम्टोमेटिक माइल्ड फ्लू और इलनेस दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। अब क्या होगा, आफ्टर 3 वीक्स, 3 हफ्तों के बाद क्या होगा, जो हमारा बॉडी में होता है CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स जो होते हैं वो CMI करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। वैसे B और T दोनों करते हैं, पर यहाँ पे मेनली टी सेल्स जो होंगे वो करेंगे, ठीक है। तो अब वो करेंगे क्या, एक्चुअली मैं बोल रही हूँ कि टी सेल्स कुछ तो करेंगे, वो क्या करेंगे, तो टी सेल्स जो है वो क्या करेंगे, वो ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन करेंगे आफ्टर 3 वीक्स। ना वो ग्रेन्युलोमा क्या होता है, देखो अब मान लो कि बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में आ गई है, ठीक है, मैक्रोफेज के अंदर है। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, उससे बचने के लिए कुछ तो तरकीब अपनाएगी, ठीक है। तो क्या करेगी हमारी बॉडी, बैक्टीरिया को एक जगह पर ट्रैप कर लेगी कि भाई हम इसको मार तो सकते नहीं है, हम इसको मार तो पा रहे नहीं है, हम एक काम करते हैं इसको एक जगह पे ट्रैप कर लेते हैं, कम से कम ये बॉडी में स्प्रेड ना हो, यहाँ वहाँ जाके चीज़ें ना खराब कर, तो इसको हम एक जगह पे क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो वही चीज़ ये लोग यहाँ पे करेंगे। तो दिस इज़ अ ग्रेन्युलोमा। अब ये बनता कैसे है, ये बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है पर ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी ना, फिर खुद से फटाफट ड्रॉ कर पाओगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ये हम क्यों कर रहे हैं, बॉडी क्यों कर रही है, ताकि वो बैक्टीरिया को अंदर ट्रैप कर पाए। सबसे पहले तो अंदर मैंने क्या ड्रॉ किया है, दीज आर द बैक्टीरिया, ऑफकोर्स, क्योंकि हमने इसको ट्रैप कर लिया है। इसके आसपास ये जो दिख रहा है आपको, ये है मैक्रोफेजेस। इसके आसपास क्या है, मैक्रोफेजेस है, ऑफकोर्स, क्योंकि पहले तो एक्सपोजर में मैक्रोफेजेस के ही आए थे ये सब, ठीक है। तो बैक्टीरिया है, इसके आसपास क्या है, मैक्रोफेजेस है, ठीक है। ये मैंने आई थिंक लेबलिंग नहीं की है इसकी, ये क्या है, दीज आर द मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये जो है ये दिख रहा है आपको, ये सारे, ठीक है। अब जो ग्रीन कलर्ड एरिया दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर क्यों किया, मैंने ऐसे ही नहीं किया है, ये कुछ है एक्चुअली में। दिस इज केसियस नेक्रोसिस, इसको हम केसिएटिंग भी बोलते हैं, केसिएटिंग एरिया। यहाँ पे क्या होता है, एमॉर्फस ग्रेनुलर ईओसिनोफिलिक डेब्राइटिक मटेरियल होता है ये। यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरिया में नेक्रोसिस हो जाता है। केसिएटिंग मतलब केसेस, नेक्रोसिस मतलब कि चीज टाइप, ठीक है, चीजी लाइक लुक अपीयरेंस होगा इसका, केसेस नेक्रोसिस का। तो क्या है, बैक्टीरिया है, ये हमारे मैक्रोफेजेस है, और यहाँ पे केसिएटिंग नेक्रोसिस हो गया है, ठीक है। अब इसके आसपास क्या है, ये जो मैंने सेल्स बनाए हैं ये आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े वाइट कलर के, ये क्या है, ये है हमारे एपिथेलियोइड सेल्स, ये हमारे एपिथेलियोइड सेल। अब एपिथेलियोइड सेल्स क्या होते हैं, एपिथेलियोइड सेल्स भाई मैक्रोफेजेस ही होते हैं, बट दे आर मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस, ठीक है। मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस होते हैं ये अपने एपिथेलियोइड सेल्स। अब मॉडिफाइड क्यों बोला मैंने, क्योंकि क्या होगा इसमें जो मैक्रोफेजेस, ये जो पर्टिकुलर एपिथेलियोइड सेल जो मैक्रोफेजेस है, ये इनका जो साइटोप्लाज्म होगा ना, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो एबंडेंट साइटोप्लाज्म। और इनका जो सेल न्यूक्लियस, जो सेल का जो न्यूक्लियस होगा ना, ये मान लो कि एपिथेलियोइड सेल है, और इनका जो न्यूक्लियस होगा ना, यहाँ पे मैंने वैसे ड्रॉ नहीं किया है, वैसे मुझे ऐसे ड्रॉ करना चाहिए था, पर यहाँ पे जो इनका जो पर्टिकुलर जो न्यूक्लियस होता है ना एपिथेलियोइड सेल्स का, वो होता है स्लीपर शेप। जो स्लीपर्स आप पहनते हो, तो स्लीपर शेप होता है इनका न्यूक्लियस, ठीक है, और प्लस पेल कलर का न्यूक्लियस होता है इनका, ठीक है। तो जब भी मानो कि आप ड्रॉ करो ना, तो इसको थोड़ा लंबा लंबा इस तरह से ड्रॉ करना, ठीक है, बिकॉज इनके जो न्यूक्लियस होता है ना, वो क्या होता है, स्लीपर, जो स्लीपर्स पहनते हैं ना आप, उस शेप के होता है, स्लीपर शेप न्यूक्लियस विच आर पेल इन कलर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ड्रॉ करना था यहाँ पे, इसलिए आई थिंक मैंने नहीं किया है, ये दे आर स्लीपर शेप्ड, ठीक है। तो एपिथेलियोइड सेल्स दे आर नथिंग बट मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस, सिंपल, ठीक है। तो हमने कहा था कि अभी बैक्टीरिया किया, मैक्रोफेजेस है ये, केसिएटिंग नेक्रोसिस हो गया। अब इसके बाद आएंगे मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस विच आर एपिथेलियोइड सेल्स, ये हो गया। अब इसके यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, ये कुछ मासेस, ये मासेस नहीं है, ये क्या है, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स, जिसको हम लैंगरहैंस जाइंट सेल भी बोलते हैं। लैंगरहैन नहीं, लैंगरहैन,
LANGHAN, लैंगहेन जाइंट सेल्स, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल। अब ये क्या होते हैं, ये बेसिकली मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, ठीक है, और अलग अलग तरह के इम्यून सेल्स को मिला के बनते हैं ये पर्टिकुलर जाइंट सेल्स। मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, एपिथेलियल सेल्स, ये सबको मिक्स करके एक बनते हैं हमारे जाइंट सेल्स, जिसको हम यहाँ पे टीबी में होते हैं लैंगहेन जाइंट सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके आसपास एक छोटे छोटे सेल्स भी दिख रहे हैं, दे आर सिंपली हमारे लिम्फोसाइट्स, जो बोलते हैं हम कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स, कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो सिंपल से वापस डिस्कस कर लेते हैं। बैक्टीरिया, मैक्रोफेजेस, caseating necrosis, epithelial cells, giant cells which is Langerhans giant cells, and then the कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो ये होता है ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन। ये एग्जाम में आप ड्रॉ कर दोगे ना, बहुत मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन विच प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया स्प्रेडिंग। और ये जो ग्रैन्युलोमा है, ठीक है, ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, घॉन फोकस। ठीक है, नाउ देर इज वन मोर टर्म जिसे हम बोलते हैं घॉन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब भी घॉन फोकस तो हुआ है वो पेशेंट को, और प्लस हिलार लिम्फ नोड जो होती है, जो लाइक यहाँ पे लिम्फ नोड्स होती है, हिलार लिम्फ नोड्स भी अफेक्टेड होती है, तो इन दोनों को घॉन फोकस प्लस हिलार लिम्फ नोड, दे आर नोन एज द घॉन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दे आर यूजुअली सब प्लूरल लिखा है ये। ठीक है, वो यूजुअली क्या होता है, सब प्लूरल होता है, एंड दे अकर्स मोस्टली इन द लोअर लोब्स ऑफ लंग्स, लंग्स के जो लोअर लोब्स होते हैं वहाँ पे होता है। ठीक है, कोई पूछे कि घॉन कॉम्प्लेक्स मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है, तो सब प्लूरल एरिया में एंड लोअर लोब्स ऑफ लंग्स में। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रेंकीज कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज रेंकी कॉम्प्लेक्स? अब जो घॉन कॉम्प्लेक्स था उसका कैल्सिफिकेशन हो जाना इज रेंकी कॉम्प्लेक्स। अब मान लो, हम सोचो कि जो घॉन यहाँ पे जो ये ग्रैन्युलोमा है, ठीक है, अब ग्रैन्युलोमा का कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, इसमें जो टिश्यूज होती है ग्रैन्युलोमा में जो टिश्यूज होती है उसका क्या होगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा समय के साथ साथ, तुरंत नहीं, धीमे धीमे समय जब बीतेगा तो ग्रैन्युलोमा जो बना है, घॉन फोकस घॉन कॉम्प्लेक्स जो है, क्या होगा, उसका फाइब्रोसिस होगा, उसका कैल्सिफिकेशन होगा, उसके कारण क्या होगा, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पर्टिकुलर पेशेंट के लंग्स में। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा वो टीबी के पेशेंट के लंग्स में, और वो चीज़ कहाँ दिखेगी, एक्सरे में दिखेगी। इसलिए टीबी के पेशेंट में एक्सरे इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस वे, कि हम बट डायग्नोसिस कर सकते हैं बाय द वे ऑफ एक्सरे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रेंकी कॉम्प्लेक्स। जो रेंकी क्या है, इट इज़ द कैल्सिफाइड घॉन कॉम्प्लेक्स। सोचो कि ये पर्टिकुलर जो हमारा ग्रैन्युलोमा है, ठीक है, ग्रैन्युलोमा में जो टिश्यूज़ है उसका फाइब्रोसिस हो जाएगा, उसका कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा लंग्स में, और वो जो स्कार है वो कहाँ दिखेगा, वो पर्टिकुलर पेशेंट के एक्सरे में दिखेगा, हमें बहुत साफ दिखेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक वे है रेंकी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वापस देख लेते हैं एक बार, क्या था प्राइमरी टीबी में, एसिम्टोमेटिक माइल्ड फ्लू और इलनेस, साइंस ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर एक्सपोजर। 3 वीक के बाद क्या होगा, जो टी सेल्स है वो लाइक एक्शन में आएंगे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी करेंगे, उसके कारण क्या होगा, ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन होगा। ये जो ग्रैन्युलोमा है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, बैक्टीरिया है, ये है मैक्रोफेजेस, दिस इज द केसेस नेक्रोसिस, दिस इज एपिथेलियल सेल्स, दिस आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स विच इज द लैंगरहेन सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस आर द कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट, सिंपल। इसके बाद क्या है, दिस फॉर्म्स द ग्रैन्युलोमा और वी कैन से घॉन फोकस, और जो घॉन फोकस है प्लस हिलार लिम्फ नोड इज अफेक्टेड, उससे हम क्या बोलते हैं, घॉन कॉम्प्लेक्स। यूजुअली कहाँ होता है, सब प्लूरल एरिया में, एंड अकर्स मोस्ट कॉमनली इन द लोअर लोब्स ऑफ लंग्स में होता है। जब भी कभी घॉन्स कॉम्प्लेक्स जो है उसका कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, मीन्स फाइब्रोसिस एंड देन क्लासिफिकेशन, उसके कारण क्या होगा, जब भी आप एक्सरे करोगे तो वो पर्टिकुलर पेशेंट के लंग्स में आपको स्कार दिखेगा। ठीक है, एंड दैट इज द रेंकी कॉम्प्लेक्स, सिंपल। अब बात करते हैं अदर केसेस के बारे में। अदर केसेस मैंने जैसे कहा कि आपको कि जब भी कभी लाइक मैक्रोफेजेस के अंदर जो बैक्टीरिया है वो ट्रैप हो गए, ठीक है, वो प्रोलिफरेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस करेंगे। ठीक है, बट कुछ केसेस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है दे आर किल्ड बाय द इम्यून सिस्टम। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि दे रिमेन वायबल, मीन्स लेटेंट फेज मीन्स डोरमेंट स्टेज,
मतलब कि क्या है, मान लो कि ये है मैक्रोफेजेस, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, ये बैक्टीरियाज है, ठीक है। तो क्या होगा, वो डोरमेंट स्टेज में, वैसे स्टेज में ही रह जाएंगे बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम एक्ट करेगा, उसके कारण लेटेंट इन्फेक्शन रहेगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो भी टीबी का पेशेंट होगा ना, वो इन्फेक्शन कॉज, उसके कारण इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा, बट वो पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर स्टिल माइकोबैक्टीरियम के बैक्टीरियाज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया उसके बॉडी में है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम की वजह से क्या होता है, जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो बॉडी में लेटेंट फेज में चले जाते हैं, मीन्स डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, मीन्स वो स्प्रेड नहीं करेंगे बॉडी में, बट स्टिल वो इंसान की बॉडी में है। ऐसा नहीं है कि बॉडी में नहीं है, ऐसा नहीं कि वो किल हो गए, वो है बट बस पड़े हुए हैं, ठीक है, वो कहीं जा नहीं रहे, बिकॉज हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम की वजह से वो एक जगह पे क्या है, स्थिर बैठे हुए, बिकॉज ऑफ आर बॉडीज इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो क्या होगा, लेटेंट, उससे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट फेज बोलते हैं, लेटेंट इन्फेक्शन बोलते हैं, विच इज़ अ डोरमेंट स्टेज। डोरमेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कुछ केसेस में कि मान लो वो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो बिगड़ गया, इट इज़ डेबिलिटेटेड बाय द एड्स और ओल्ड एज, उम्र के साथ साथ वो पर्टिकुलर पेशेंट को एड्स हो गया, तो क्या होगा, वो इम्यून सिस्टम जो उसकी वीक हो गई बॉडी की, और जो टीबी जो अब डोरेमेंट स्टेज में था वो एक्टिव स्टेज में आ जाएगा और टीबी जो है वो स्प्रेड करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये पर्टिकुलर पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई, यहाँ की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ एज और एड्स। तो उसके कारण क्या होगा, अब जो शांत बैठे थे बैक्टीरियाज, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, तूफानी मचाएंगे, अब वो और ज़्यादा तरीके से स्प्रेड होंगे, वो और फास्ट स्प्रेड होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो मोस्टली अफेक्टेड एरिया इट इज़ द अपर लोब। वाई, बहुत पूछते एग्जाम में, क्यों, क्योंकि जो ऊपर वाला एरिया जो लंग्स का होता है, इट इज़ हैविंग द मैक्सिमम O2 एरेशन एरिया, इट इज़ द मैक्सिमम O2 ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे मैक्सिमम होती है, O2 यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई होती है, एरेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए द अपर लोब्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड आफ्टर दिस, ठीक है। आफ्टर दिस इट इज़ द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एरिया, दैट इज़ द अपर लोब्स, ठीक है। अब अपर लोब्स में क्या होगा, बहुत सारे मल्टीपल जगह पे ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे कि हमने पिछले जब पढ़ा था, ये दिस इज द ग्रेन्युलोमा, ठीक है। तो इस कंडीशन में मीन्स लेटेंट फेज के बाद जब एक्टिव फेज आई तो क्या हुआ, अपर लोब्स अफेक्टेड हुए और मल्टीपल एरिया में क्या हुआ, ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन हो जाएगा, गॉन फोकस फॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत जगह पे ग्रेन्युलोमास बन जाएंगे अपर लोब्स में, मोस्ट कॉमनली अपर लोब्स में बहुत जगह पे ग्रेन्युलोमा बन जाएगा। अब क्योंकि ऐसा सब हो चुका है तो क्या होगा, जो बॉडी में हमारे होती है मेमोरी टी सेल्स, जो मेमोरी टी सेल्स होंगी अब वो एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। और मेमोरी टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी और फिर वो क्या रिलीज करती हैं, साइटोकाइंस रिलीज करती है, साइटोकाइंस आर अ काइंड ऑफ प्रोटीन्स, साइटोकाइंस रिलीज करती है, ठीक है। उससे कारण क्या होगा, मोर ज़्यादा अमाउंट में, और ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, केसियस नेक्रोसिस होगा बॉडी में, ठीक है, मतलब कि ऑफकोर्स लंग्स में केसेस नेक्रोसिस होगा, मोर अमाउंट ऑफ केसेस नेक्रोसिस। उसके कारण क्या होगा, जो लंग्स है ना उसमें बहुत ज़्यादा कैविटी फॉर्मेशन होगा, सो कैविटी फॉर्मेशन मीन्स कैविटेट्स, वी कैन से द लंग्स कैविटेट्स, कैविटी फॉर्मेशन होगी बहुत ज़्यादा लंग्स में। क्यों, वापस देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव हो गया इन्फेक्शन आफ्टर द लेटेंट फेज, जो अपर लोब्स है उसमें क्या हुआ, मोस्ट कॉमनली अपर लोब से वहाँ पे क्या हो गए, बहुत सारी जगह पे ग्रेन्युलोमा बन गए। अब ग्रेन्युलोमा क्या होते हैं, बाद में उनका कैल्सिफिकेशन होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। अब बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ग्रेन्युलोमा बन गए हैं तो टी सेल्स है, मेमोरी टी सेल्स है, वो क्या होगी, एक्टिवेट होंगी और ज़्यादा एक्टिवेट होंगी, करेंगी रिलीज साइटोकाइंस, उसके कारण मोर केसेस नेक्रोसिस होगा, उसके कारण और क्या होगा, और कैविटी फॉर्मेशन होगा, बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ कैल्सिफिकेशन एंड ऑल, कैविटी फॉर्मेशन होगा। उसके कारण क्या होगा, टीबी डिसेमिनेशन होगा, मीन्स अब टीबी जो है वो स्प्रेड होगा बॉडी में, ठीक है। और क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस जो लंग्स है वहाँ पे तो क्या हुआ है, बहुत सारी कैविटीज फॉर्मेशन हुई है, वहाँ पर स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो लंग्स में बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग होगी ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया की, उसकी वजह से ब्रोंकोनिमोनिया होगा लंग्स में। और बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन है वो हमारे वेस्कुलर सिस्टम में भी जाएगा, ब्लड के थ्रू बाकी के बॉडी पार्ट्स में भी जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, सिस्टमिक मिलियरी टीबी, वेरी इंपॉर्टेंट,
सिस्टेमिक मिलियरी टीबी किसको बोलते हैं? सिस्टेमिक मिलियरी, MILIERY, सिस्टेमिक मिलियरी टीबी मतलब कि जो ब्लड है, ब्लड के थ्रू जो टीबी का जो लंग से इन्फेक्शन है वो कहाँ जा रहा है? पूरी बॉडी में जा रहा है। तब क्या होगा? बॉडी में जगह जगह पे दिक्कतें होंगी। अब कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती है? इनमें से कोई एक हो सकती है, इनमें से कोई दो हो सकती है, या हो सकता है कि सारी हो। सारी तो मोस्टली नहीं होती है, बट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है भाई अपना किडनी। किडनी में क्या होगा? स्टेराइल पाईयूरिया, मीन्स जो यूरिन है उसमें WBCs दिखाई देंगे। किडनी में क्या दिखाएगा? स्टेराइल पाईयूरिया। लीवर में हेपेटाइटिस हो सकता है। न्यूरोलॉजिकली मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस हो सकता है। एड्रिनल ग्लैंड में के वजह से एडिसन्स डिजीज हो सकती है। सर्वाइकल लिम्फ नोड इफेक्ट हो सकता है, उसके कारण क्या हो सकता है? स्क्रोफ्यूला। व्हाट इज स्क्रोफ्यूला? मीन्स लिम्फोएडेनाइटिस इन नेक। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज लिम्फोएडेनाइटिस इन नेक। ठीक है, और क्या? लंबर वर्टिब्रा मीन्स बोन्स जो है, बोन्स अफेक्ट हो सकता है, स्पाइन अफेक्ट हो सकता है। उसकी वजह से क्या हो सकता है? पॉट डिजीज हो सकती है। यूरोजेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। स्किन में रैशेज, अल्सर्स हो सकता है। ठीक है, इन द सिस्टेमिक मिलियरी टीबी। अब क्या है, इसके बात करते हैं अबाउट द स्टेजेस। ठीक है, स्टेजेस हमने डिस्कस कर लिया, अब इसको ब्रीफ में कर लेते हैं। प्राइमरी में क्या होता है? एग्जिबिट सिम्टम्स आफ्टर द एक्सपोजर टू द बैक्टीरिया। 1 से 2 वीक के अंदर क्या होगा? सिम्टम्स आएंगे वो पेशेंट को आफ्टर द बैक्टीरिया एक्सपोजर। लेटेंट फेज में, इस पर्टिकुलर लेटेंट स्टेज में क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है, जो मैक्रोफेजेस होते हैं, वो बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। बट उसके बाद हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो लाइक स्ट्रांग है, क्योंकि इसके वजह से क्या होगा? वो लेटेंट फेज, डोरमेंट स्टेज में चले जाएंगे। इस स्टेज में आपको याद रखना है, कोई पूछे आपसे कि क्या लेटेंट स्टेज में ऑफ टीबी वो पेशेंट के थ्रू टीबी स्प्रेड हो सकता है? तो आपको जवाब क्या देना है? नहीं, वो पेशेंट जो है वो अफेक्टेड है बाय टीबी, बट वो स्प्रेडिंग नहीं करेगा। एक्टिव फेज, वेरी बैड स्टेज, ये सबसे गंदा स्टेज लगता है मेरे को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? इम्यून जो है कॉम्प्रोमाइज हो गई है। इसकी वजह से क्या होगा? अब जो लेटेंट स्टेज था उससे पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है वो एक्टिव स्टेज में आ चुका है। इसकी वजह से वो और ज़्यादा ही ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, बोल सकते हैं। उसके कारण वो फटाफट मल्टीप्लाई करेगा, फटाफट प्रोलिफरेट करेगा और फटाफट बॉडी में स्प्रेड होगा। फटाफट से बॉडी में जो लंग्स है उसमें कैविटीज़ बनाएगा, उसके कारण ब्रोंको निमोनिया होगा। बॉडी में जगह जगह पे दिक्कतें आएंगी, ऐसी सब दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो ये सारी क्या थी? स्टेजेस थी। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स। मोस्टली आपको पता ही होगा, कफ, ड्राई म्यूकोपुरुलेंट ब्लडी कफ हो सकता है मोर देन 3 वीक्स। वो पेशेंट को ड्राई कफ भी हो सकता है, म्यूकस वाला भी हो सकता है, ब्लड भी आ सकता है उसमें। फीवर हो सकता है, ठंड लग सकती है, शिवरिंग, चिल्स, नाइट स्वेट। वेट लॉस, अननोन वेट लॉस, पता नहीं अपने आप ही वो इंसान का वेट लॉस होता जा रहा है और पता भी नहीं है क्यों। फटीग, थकान होगी उसको। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकता है, फ्लूइड अराउंड द लंग्स एंड द टेंडर और एनलार्ज लिम्फ नोड्स। और कौन कौन से साइन सिम्टम्स हो सकते हैं इसके अलावा? ये सारे हो सकते हैं अगर उस पर्टिकुलर को पेशेंट को सिम्टम्स सिस्टमेटिक मिलियरी टीबी हुआ है, तो ये सारे सिम्टम्स इन सब के आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डायग्नोसिस, कि डायग्नोस कैसे करोगे वो पेशेंट को टीबी हुआ है। सबसे पहला तो है PPD इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट। व्हाट इज PPD इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट? दैट इज अ प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट। इसको हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोलते हैं, इसको हम मेंटॉक्स टेस्ट भी बोलते हैं, इसको हम टीबी टेस्ट भी बोलते हैं सिंपल भाषा में। इसमें होता क्या है? तो देखो, प्योरिफाइड प्रोटीन जैसे कि नाम बोला है, तो इसमें ट्यूबरकुलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर ट्यूबरकुलिन प्रोटीन जो है, ट्यूबरकुलिन प्रोटीन हम उसके बॉडी में इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हैं। इट इज इंट्राडर्मली इंजेक्टेड दिस पर्टिकुलर ट्यूबरकुलिन प्रोटीन। और किस अमाउंट में? इन द, देखो आपको नॉर्मली पता हो कि जो TU होती है, दैट इज द ट्यूबरकुलिन यूनिट, वो होती है 0.1 ml। सो हम 5 यूनिट्स ऑफ TU वो पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। कितनी? 5 TU। तो 5 TU, 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट्स। ठीक है, ये इसको हम क्या करते हैं, वो पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली। और फिर क्या होता है? इम्यून रिएक्शन अकर्स विद इन 48 to 72 आवर्स। ठीक है, फिर 3 दिन बाद हम पेशेंट को मोस्टली बुलाते हैं, 3 दिन बाद कि आना। और उस ऑफकोर्स अब आप बाहर से कोई भी एंटीजन या प्रोटीन डालोगे
इंजेक्ट करोगे तो बॉडी उसके बदले कुछ रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर 3 दिन के बाद जहाँ पे हमने उसको इंजेक्ट किया था ट्यूबिकुलर एरिया, जो जहाँ पे जिस स्किन के एरिया में हमने इंजेक्ट किया था वहाँ पे हम देखते हैं कि कितना कितना इंड्यूरेशन हुआ है, ठीक है, कितना का इंड्यूरेशन हुआ है, कितना रिएक्शन हुआ है वो एरिया पे, उस हिसाब से हम डायग्नोसिस करते हैं कि टीबी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। ये बात का कोई ध्यान रखना है कि जो पीपीडी ये पर्टिकुलर टेस्ट है ना, इससे हम पॉजिटिव या नेगेटिव हम देख सकते हैं। हम इससे क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव के बीच में डायग्नोसिस कर सकते हैं, मतलब कि पेशेंट की बॉडी में एमटीबी बैक्टीरिया है कि नहीं है वो देख सकते हैं, ठीक है। बट हम ये वो पर्टिकुलर पेशेंट एक्टिव फेज में है कि लेटेंट फेज में है, हम वो नहीं डायग्नोस कर सकते, वो हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते एक्चुअली में, ठीक है। बट वो पॉजिटिव है नेगेटिव है हम उससे वो पहचान सकते हैं, पर वो पेशेंट एक्टिव है या लेटेंट फेज में है वो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब देखो इंड्यूरेशन का जो एरिया है, स्किन के एरिया है, जितना वहाँ पे इंड्यूरेशन हुआ होगा उसके के हिसाब से, उसके एरिया के हिसाब से, हम इसके लेंथ के हिसाब से हम जान करेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो लेस देन 5 mm होगा तो नेगेटिव है पेशेंट, टीबी से नेगेटिव है। 5 mm या उससे ज़्यादा तो HIV या रिसेंट कॉन्टैक्ट विद पेशेंट के चांसेस है कि भाई वो पेशेंट ने, वो पर्टिकुलर इंसान ने रिसेंटली कोई टीबी के पेशेंट से लाइक कॉन्टैक्ट में आया था उसके, या फिर उसको HIV है। 10 mm या उससे ज़्यादा तो पेशेंट पॉजिटिव है। रिसेंट अराइवल्स फ्रॉम हाई प्रिविलेंस कंट्रीज, यहाँ पे हाई प्रिविलेंस है। IV ड्रग यूज़र है वो, कोमॉर्बिड कंडीशन है उसकी, या फिर चाइल्ड या इन्फेंट जिसके पास टीबी के रिस्क फैक्टर है उसकी बॉडी में। और अगर मोर देन 15 mm का अगर उसकी बॉडी में इंड्यूरेशन है स्किन के एरिया में, सो देर इज़ नो नोन रिस्क फैक्टर्स फॉर टीबी, मीन्स टीबी की कोई भी नॉन रिस्क फैक्टर्स नहीं दिख रहे, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं इंड्यूरेशन एरिया, इंड्यूरेशन की लेंथ, कि भाई आपने किसी की बॉडी में इंटरडर्मल ट्यूबरकुलिन डाला है तो 3 दिन बाद आप उसको बुलाओगे कि आपकी बॉडी में हमें चेक करना है कि हमने जहाँ पे आपको इंजेक्ट किया था वहाँ पे कितनी एरिया में इंड्यूरेशन हुआ है, कितनी एरिया में कहाँ तक रिएक्शंस हुए हैं इम्यून सिस्टम के, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर टेस्ट करते हैं, ठीक है। बट इससे अच्छा एक और टेस्ट है जो विच इज़ मोर स्पेसिफिक, वो क्या है, वो है ये IGRA, दैट इज इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे। इसमें हम क्या करते हैं, एविडेंस ऑफ द टीबी प्रोटीन्स इन द ब्लड आर चेक्ड, ठीक है, कि भाई ब्लड के अंदर टीबी के प्रोटीन्स का एविडेंस हम देखते हैं, एंड दिस इज मोर स्पेसिफिक। प्लस इसका एक और बेनिफिट क्या है, दिस डोंट गिव फॉल्स पॉजिटिव फ्रॉम द BCG वैक्सीन, जो BCG वैक्सीन होती है, ठीक है, उसके कारण फॉल्स पॉजिटिव ये टेस्ट नहीं देता। जो BCG वैक्सीन होती है इट इज़ अ वैक्सीन फॉर द डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस, राइट। तो ये जो BCG वैक्सीन है, अगर मान लो किसी बच्चे को ये हमने दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर ये हम पर्टिकुलर टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो फॉल्स पॉजिटिव नहीं आएगा कि भाई इसकी वजह से पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा नहीं। अगर टीबी होगा तो ही पॉजिटिव आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। सो इट इज़ एविडेंस ऑफ द टीबी प्रोटीन्स इन द ब्लड, ठीक है। और इसको क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया, पेशेंट को ब्लड लेके किया, तो इसके कारण क्या है, हमें वो पेशेंट को 3 दिन बाद वो उसके पर्टिकुलर एरिया में कितना इंड्यूरेशन हुआ है वो चेक करने के लिए बुलाना नहीं पड़ता है, ठीक है, सिंपली ब्लड से हम जान सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम डायग्नोसिस में, चेस्ट एक्सरे, ऑफकोर्स हमने पहले भी डिस्कस किया कि क्या होगा, रैंकीज, जो रैंकीज कॉम्प्लेक्स बना था पीछे, वो अगर दिखेगा हमें, स्कार फॉर्मेशन दिखेगा हमें टीबी के पेशेंट के लंग्स में, तो हम उससे चेक कर सकते हैं कि भाई टीबी है कि नहीं है। स्प्यूटम या फिर ब्रोंको एल्वेलर लवाज, ठीक है, वो निकाल के हम क्या कर सकते हैं, PCR कर सकते हैं, स्टेनिंग कर सकते हैं, सेलन स्टेनिंग कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर द डायग्नोस्टिक वे। कौन कौन से, PPD, इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे, चेस्ट एक्सरे एंड द ब्रोंको एल्वेलर लवाज, और द स्प्यूटम, PCR, स्टेनिंग एंड द कल्चर। अब आते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो है ट्रीटमेंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, ट्रीटमेंट होती है, हमें वो पेशेंट को बचाना है। तो ट्रीटमेंट फॉर द लेटेंट इन्फेक्शन, मीन्स वो पेशेंट को क्या है, लेटेंट इन्फेक्शन है वो टीबी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगल ड्रग देते हैं, दैट इज द आइसोनियासिड, ठीक है, सिंगल ड्रग आइसोनियासिड। अगर वो पेशेंट को एक्टिव इन्फेक्शन है तो हम क्या करेंगे, ड्रग कॉम्बिनेशंस देंगे, मीन्स 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन देंगे, दैट इज द आइसोनियासिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल एंड पायरिजिनामाइड, ठीक है। ये 4 का जो है हम क्या देंगे, ड्रग कॉम्बिनेशन देंगे।
रीएक्टिवेटेड टीबी आर मोर कंटेजियस, मीन्स किसी को पेशेंट को टीबी था, अब वो वापस रीएक्टिवेट, फिर ठीक होने के बाद वापस रीएक्टिवेट हुआ है, तो दे आर मोर कंटेजियस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वो पेशेंट को नेगेटिव प्रेशर रूम्स में रखते हैं, और मानो कोई भी उसके उसके रूम में किसी को जाना है तो N95 मास्क पहन के ही जा सकता है, N95 मास्क पहन के ही उसके रूम में जा सकते हैं, विच इज़ एंड द पेशेंट इज केप्ट इन नेगेटिव प्रेशर रूम्स। अब बात करते हैं अबाउट द डॉट्स रेजिमेन, दैट इज द डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट अबाउट द ट्यूबरकुलोसिस। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को हमारे सामने ही, जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो भी हेल्थ वर्कर होते हैं, उनके सामने ही वो पर्टिकुलर पेशेंट को दवाई खानी होती है जो उनको पर्टिकुलर पेशेंट को दिया जाता है। मीन्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट होता है, मीन्स जो डॉक्टर है या फिर जो हेल्थ वर्कर होंगे वो उनको जब भी बुलाएंगे तो पेशेंट को जाने का, और वहाँ पे वो उनके हाथ में उनको दवाई देंगे और उनके सामने ही उनको क्या होता है, कंज्यूम करना होता है दवाई को। ठीक है, इसमें कैसा होता है, इसमें हमने कैटेगरीज डिवाइड की गई है। तो कैटेगरी 1 इज द रेड कैटेगरी, इसमें क्या होता है, और एक कैटेगरी 2 होती है ब्लू कैटेगरी। कैटेगरी 1 जो रेड कैटेगरी है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें ये जो है ना, ये सारे पेशेंट्स आते हैं कैटेगरी 1 में, और ये सारे पेशेंट्स आते हैं कैटेगरी 2 में। ठीक है, अब कैटेगरी 1 के जो पेशेंट कौन कौन से होते हैं, न्यू स्प्यूटम स्मीयर जो है उनका पॉजिटिव है, या फिर वो पेशेंट का जो स्प्यूटम है, स्प्यूटम स्मीयर जो आया है वो नेगेटिव है, स्प्यूटम स्मीयर नेगेटिव है, बट वो पेशेंट जो है वो सीवियरली इल है और उसके सारे सिम्टम्स जो है वो टीबी के है। ठीक है, तो हम उसको कैटेगरी 1 में रखते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी सीवियर इलनेस है वो पेशेंट को, तो हम उसको क्या रखते हैं, कैटेगरी 1 में रखते हैं। तो अब उसका ट्रीटमेंट में क्या आता है, 2 फेजेस होता है इसमें। पहला होता है इंटेंसिव फेज और दूसरा होता है कंटिन्यूअस फेज। ये कौन सा फेज है, दिस इज इंटेंसिव फेज, और दूसरा है कंटिन्यूअस फेज। इंटेंसिव फेज हम यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है 2HRZE ब्रैकेट एंड देन 3। ठीक है, इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है, तो पहले तो इसका मतलब क्या होता है, 2 का मतलब है यहाँ पे 2 महीने, 2HRZE, फिर यहाँ पे 3, 2H मतलब कि आइसोनियाजिड, R मतलब कि रिफाम्पिसिन, Z मतलब कि पैराजिनामाइड एंड E मतलब कि इथाम्ब्यूटॉल। तो 2 महीने तक हमें ये 4 दवाई देनी है। 3 का मतलब क्या है, मीन्स 3 टाइम्स अ वीक, ये 3 इज 3 टाइम्स अ वीक, मीन्स एक वीक में 3 बार। तो इंटेंसिव फेज में क्या होता है, 2 महीने तक हमें ये चारों दवाई देनी है वो पेशेंट को 3 टाइम्स अ वीक, 3 टाइम्स अ वीक, ये 4 दवाई 2 महीने तक। ठीक है, वापस बोल देती हूँ, 2 मतलब कि महीना है यहाँ पे 2 मंथ्स, और यहाँ पे 3 जो है वो क्या है, 3 टाइम्स अ वीक, और ये चारों जो है दवाई है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 महीने तक हमने वो पेशेंट को क्या किया, हमने दवा दिया इंटेंसिव फेज में। अब 2 महीने के बाद हम क्या करेंगे, वो पेशेंट का वापस चेकअप कराएंगे, वापस उसका डायग्नोसिस करेंगे कि वो पेशेंट को टीबी है कि नहीं है। अगर वो पेशेंट का डायग्नोसिस में टीबी नेगेटिव आया तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस फेज में जाएंगे। बट अगर वो डायग्नोसिस में टीबी, जो पेशेंट है उसका टीबी अगर पॉजिटिव आया, मीन्स कुछ भी कम नहीं हुआ है, पेशेंट को अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी स्टिल पॉजिटिव है 2 महीने की दवाई लेने के बाद भी, तो हम क्या करेंगे, वो पेशेंट को एक और महीने इंटेंसिव फेज चलाएंगे उसका। ठीक है, तो अब क्या, वो पेशेंट का क्या आ गया, नेगेटिव आ गया रिपोर्ट, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस फेज चलाएंगे 4 महीने तक। ठीक है, ताकि उसका रीएक्टिवेशन ना हो टीबी का। तो 4 महीने तक, 4 मंथ्स, 4 महीने तक क्या देंगे हम उसको, H और R मीन्स आइसोनियासिड एंड रिफाम्पिसिन 3 टाइम्स अ वीक। सिंपल, वापस बोल देती हूँ, अगर वो पेशेंट का इंटेंसिव फेज 2 महीने का कोर्स हो गया, फिर हमने उसका डायग्नोसिस करवाया टीबी का, और अगर स्टिल उसका पॉजिटिव है टीबी, तो हम क्या करेंगे, 1 महीने और हम इंटेंसिव फेज चलाएंगे। ठीक है, बट अगर नेगेटिव आ गया तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस फेज चलाएंगे, चालू कर देंगे। ठीक है, अब कैटेगरी 2 मीन्स द ब्लू कैटेगरी, ब्लू कलर से लिखा होगा। इसमें कौन कौन से पेशेंट आते हैं कैटेगरी में, स्प्यूटम पॉजिटिव रिलैप्स वाले पेशेंट, स्प्यूटम पॉजिटिव रिलैप्स, ट्रीटमेंट फेलियर हो गया है, या फिर ट्रीटमेंट आफ्टर डिफॉल्ट। इसमें क्या करते हैं हम, इंटेंसिव फेज में क्या करते हैं, इंटेंसिव फेज में क्या देते हैं हम, 2 महीने तक HRZES 3 टाइम्स अ वीक। H मीन्स आइसोनियाजिड, R मीन्स रिफाम्पिसिन, Z मीन्स पैराजिनामाइड, E मीन्स इथाम्ब्यूटोल एंड S मीन्स स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पेशेंट को 2 महीने तक ये
3 4 5, भी 5 दवाई देंगे 3 टाइम्स अ वीक, ठीक है, प्लस 1 HRZE फॉर 3 टाइम्स अ वीक, ठीक है। मीन्स 2 महीने हो गए ख़त्म उसके, ये हो गया, दे दिया हमने उसको ये 5 दवाई। फिर 2 महीने के बाद हम 1 महीना क्या देंगे, ये 4 दवाई, ये 4 दवाई जो है दैट इज आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायरासिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटॉल फॉर 3 टाइम्स अ वीक देंगे। समझ रहे हो? वापस बोल देती हूँ, 2 महीने तक स्टार्टिंग में 5 दवाई, और फिर 2 महीना खत्म हो गया, फिर उसके बाद 1 महीने ये 4 दवाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 4 ही है, ठीक है। अब मान लो पेशेंट का हमने इसके बाद इंटेंसिव फेज के बाद हम क्या कराएंगे, उसका हम डायग्नोसिस चेकअप कराएंगे। डायग्नोसिस चेकअप में उसका अगर नेगेटिव आया तो क्या करेंगे, हम कंटिन्यूस फेज का ट्रीटमेंट चालू करेंगे। बट अगर वो पेशेंट का पॉजिटिव आया इंटेंसिव फेज के बाद, डायग्नोसिस क्या पॉजिटिव आ रहा है टीबी, तो क्या करेंगे हम 1 मंथ प्लस 1 मंथ हम 1 HRZD3 करेंगे, देंगे पेशेंट को, ठीक है। मीन्स उसका क्या हो गया, मान लो कि IP दिया हमने, पूरा कोर्स खत्म हो गया, फिर डायग्नोसिस टेस्ट में पॉजिटिव आया तो 2 + 1 तो दिया ही था, प्लस एक और महीने तक हम उसको HRZD ये वाला डोज जो है हम देंगे, ठीक है। अब वो पेशेंट का क्या आया, नेगेटिव टेस्ट आया है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस फेज वाला देंगे 5 महीने HRE, 5 महीने HRE 3 टाइम्स अ वीक, ठीक है। अब 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 क्या हो रहा है कि पेशेंट को इतनी दवाई देने के बाद भी उसका लाइक टीबी नेगेटिव आ ही नहीं रहा है, मतलब कि वो पेशेंट को क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में हमें क्या देना पड़ेगा, ये सारी थी फर्स्ट लाइन ड्रग्स, ये सारी थी फर्स्ट लाइन ड्रग्स। हम कब अब क्या देंगे हम, क्योंकि अब ये सब काम नहीं कर रही है, अब उसको फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो है वो काम नहीं कर रही है, तो हम अब क्या देंगे उसको, सेकेंड लाइन ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। तो MDR TB मीन्स मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का इलाज क्या होगा, बाय द डॉट्स प्लस थेरेपी, डॉट्स प्लस थेरेपी से हम उसका इलाज करेंगे। इसमें क्या होता है, इंटेंसिव फेज इज फॉर 6 to 9 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 9 मंथ्स। क्या क्या देते हैं उसको, ये सब जो ड्रग्स देंगे ना हम, ये सिंगल डोज होगा, सिंगल डोज एवरी डे, सिंगल डोज एवरी डे। कानामाइसिन, लीवोथ्रोक्सिन, इथियोनामाइड, साइक्लोसीरिन, पैराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, सिंगल डोज एवरी डे। कंटिन्यूस फेज में 18 मंथ्स तक, 18 मंथ्स का होता है उसका ड्यूरेशन। लीवोथ्रोक्सिन, इथियोनामाइड, साइक्लोसीरिन, इथाम्ब्यूटॉल। तो अब बात करते हैं अबाउट द XDR TB, दैट मीन्स एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट TB। दिस वाज द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, ये है एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस TB। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स कोई काम नहीं कर रही है, तो अब क्या देंगे हम उसको, XDR TB का ट्रीटमेंट देंगे। इसमें क्या क्या आता है, प्रीटोमानिड, बेडाक्यूलिन एंड द लिनेजोलिन। So these were the treatment of the TB. So this was about the tuberculosis. अब मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। So I hope you found this video helpful. Thank you so much.